हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राना ताज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर हम कवर करते रहे हैं। इसी क्रम में हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखा है और साथ ही हम प्रत्येक संघ के कुछ जंतुओं के बारे में भी ज्ञान अर्जित करते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अमीबा का अध्ययन कर रहे हैं। अमीबा के अध्ययन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसका हम आज प्रथम पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, क्लास राइजोपोडा है, ऑर्डर अमीबीना है, जीनस अमीबा और स्पीशीज प्रोटियस। इसका आवास और स्वभाव या हैबिटेट ये स्वच्छ जलीय जंतु है। तालाबों, पोखरों, झीलों और धीरे धीरे बहने वाली नदियों के तलहटी में मिलता है और पूरे विश्व में ये पाया जाता है। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से अमीबा का संवर्धन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक इरेगुलर शेप का अनियमित आकार का जंतु होता है। शरीर के विभिन्न भागों में स्यूडोपोडिया या कूटपाद बनते और बिगड़ते रहते हैं। सूक्ष्म आकार का होता है, 0.6 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर या व्यास होता है और ये जलीनुमा दिखता है, हल्के रंग का या कलरलेस रंगहीन होता है। अमीबा का शरीर एक कोशिकीय होता है जिसकी संरचना सामान्य कोशिका के समान होती है। इसे हम 3 भागों में विभेदित करके समझ सकते हैं। सबसे पहला भाग है प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा, दूसरा भाग है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और तीसरा भाग है इसका केंद्रक या न्यूक्लियस। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा कला। अमीबा के शरीर के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये प्रोटीन एवं वसा के अणुओं के दोहरे स्तर से बनी होती है। जल में ये भीगती नहीं है। इसकी जो बाहरी सतह है उस पर न्यूक्लियोप्रोटीन से बने माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिनके कारण इसकी बाहरी सतह चिपचिपी हो जाती है। प्लाज्मा लेमा लचीली होती है किंतु ये साथ में दृढ़ भी होती है जो जीव द्रव्य को बहने से रोकती है, किंतु शरीर वृद्धि एवं कूटपाद निर्माण में ये बाधक नहीं होती है। ये चयनात्मक पारगम्य होती है यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ बाहरी वातावरण एवं शरीर के भीतर रासायनिक पदार्थों के विनिमय का नियंत्रण करती है। इसमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात टूटने या चोटिल हो जाने पे इसे तुरंत ठीक कर लिया जाता है। इस प्रकार ये जंतु को नष्ट होने से बचाती है। इसमें पिनोसाइटोसिस यानी कोशिका पायन व फैगोसाइटोसिस कोशिका भक्षण होता है। इसके द्वारा ये तरल व ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में सक्षम होती है। अब दूसरा भाग आता है इसके शरीर का, इसकी कोशिका का, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसमें एक मैट्रिक्स आधारभूत तल पाया जाता है जिसमें साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म कहते हैं इसको हम। इसमें अनेक कोशिकीय संरचनाएं निलंबित रहती हैं। मैट्रिक्स में उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं। बाहरी पतला स्तर इसका एक्टोप्लाज्म और भीतरी गाढ़ा स्तर एंडोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। एक्टोप्लाज्म में 2 स्तर होते हैं। बाहरी तरल रंगहीन पदार्थ जो पारदर्शी कणिका रहित महीन स्तर होता है, हेलाइन लेयर या कचाब स्तर कहलाता है। स्यूडोपोडिया निर्माण के समय ये स्तर कूटपाद के शीर्ष पर हेलाइन कैप का निर्माण करता है। हेलाइन लेयर के नीचे भीतर की ओर तंतुमय एवं कणिका में गाढ़ा चिपचिपा जली के समान जीवद्रव्यीय स्तर होता है जिसे हम प्लाज्मोजेल कहते हैं। एंडोप्लाज्म यह प्लाज्मा जेल की तुलना में अधिक कणिका में एवं कम तंतु में अधिक तरल जीवद्रव्य का केंद्रीय पिंड होता है। इसे प्लाज्मोसोल भी कहते हैं। इसमें बहाव की स्पष्ट गतियां होती हैं जिन्हें साइक्लोसिस या चक्रीय गति के नाम से जानते हैं।
प्लाज्मोजेल प्लाज्मोसोल में और प्लाज्मासोल प्लाज्मोजेल में परिवर्तित होने में सक्षम होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार देखते हैं। सर्वप्रथम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका। ये गोल तरल पानी के बुलबुले के समान दिखाई देती है। इसके चारों ओर प्लाज्मा लेमा समान पतली लचीली झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इस वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जमा रहती हैं। यह वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन का कार्य करती है एवं निरंतर अपना आकार बदलती रहती है। अनावश्यक जल की मात्रा को कोशिका द्रव्य से इसी वैक्यूल के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है। दूसरा है फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिकाएं। अनिश्चित आकार एवं संख्या में पाई जाती हैं। इनमें भोजन का पाचन होता है। ये चक्रीय गति करते हुए एंडोप्लाज्म में घूमती रहती हैं तथा पचित भोजन का वितरण करती रहती हैं। ये अस्थायी संरचनाएं होती हैं। इनका निर्माण भोजन के अंतःग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है। अपचित भोजन का इन्हीं धानियों के फटने से त्याग किया जाता है। इसके साथ ही ये धानियाँ समाप्त हो जाती हैं। फिर इनमें जल धानियाँ या वाटर वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इनका महत्व भी हालांकि ज्ञात नहीं है। ये छोटी एवं असंकुचनशील, पारदर्शी व रंगहीन होती हैं। इनमें अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलती है, जो एंडोप्लाज्म में महीन नलिकाओं के जाल के रूप में होती है, जो आपस में जुड़ी रहती है तथा इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। अगला अंग है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं तथा पूरे एंडोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, परंतु कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ ये विशेष रूप से विन्यासित रहते हैं। फिर गोल्जी काय भी इनमें मिलता है। ये एक के ऊपर एक स्थित ट्यूबुलर पुटिकाओं के 2-3 समूहों के रूप में एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स भी इनमें मिलते हैं। ये पाचक एंजाइम युक्त तरल से भरी पुटिकाएं होती हैं। यदि ये अमीबा के शरीर में फट जाएं तो ये भी पचाकर समाप्त कर सकती हैं उसके शरीर को, अतः इन्हें सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स की बाहरी सतह पर मिलते हैं तथा एंडोप्लाज्म में छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं। फिर तीसरा भाग है इसके न्यूक्लियस या केंद्रक। अमीबा की कोशिका में एंडोप्लाज्म के केंद्रीय भाग में गोलाकार तश्तरीनुमा केंद्रक पाया जाता है। इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आवरण होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान पोरस या छिद्रयुक्त होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें कई न्यूक्लियोलाई तथा क्रोमेटिन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमीडिया कहते हैं। केंद्रक समस्त कोशिकीय क्रियाओं जैसे उपापचय, जनन, वंशगति इत्यादि को नियंत्रित करता है। धन्यवाद।